आप सभी को यथोचित अभिवादन। साझेदारी खातों में आज हमारा टॉपिक है आहरण खाते यानी कि ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए, आहरण क्या है, सबसे पहले हम ये जान लें। निजी प्रयोग के लिए जो भी नकद राशि या वस्तुएं व्यवसायी व्यवसाय से निकालता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? आहरण बोलते हैं। आहरण दरअसल साझेदारों द्वारा उसके हिस्से के विरुद्ध किया जाता है। हिस्से के विरुद्ध का मतलब कि जो उसका हिस्सा है लाभों में, वह उसी के अगेंस्ट। विरुद्ध का मतलब यहाँ किसी के विरोध में नहीं, विरुद्ध का मतलब अगेंस्ट यानी कि बदले में कह सकते हैं। तो साझेदारों द्वारा अपने जो भी वह लाभ में हिस्सा कमाने वाला है भविष्य में, उसके अगेंस्ट वह कुछ धनराशि निकालता है। फर्म के जितने साझेदार होते हैं उतने ही आहरण खाते बनाए जा सकते हैं। साझेदारों द्वारा आहरण की जाने वाली राशि और उस पर लिया जाने वाला ब्याज आहरण खाते के डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। वित्तीय वर्ष के अंत में प्रत्येक साझेदार के आहरण खाते का शेष उनके पूंजी खाते में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देते हैं। पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। हम जानते हैं कि कैपिटल अकाउंट हम तब बनाते हैं जब पूंजी अस्थिर होती है, यानी कि परिवर्तनशील होती है, फ्लक्चुएटिंग। और करंट अकाउंट का इस्तेमाल तब होता है आहरण वगैरह ट्रांसफ़र करने के लिए जब हम स्थायी या स्थिर पूंजी खाते बना रहे होते हैं। तो पूंजी खाता और करंट अकाउंट दोनों बनते हैं। पूंजी के अतिरिक्त अन्य जितने भी आइटम्स होते हैं वो करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा ड्राइंग्स। एंट्री होगी क्या? पार्टनर्स current account debit to partners drawings account for balance of partners drawings account transferred to their respective capital or current account। तो ये तो हो गया आहरण की एंट्री। आहरण जो है वह साझेदार को जिस तरह से पूंजी पर ब्याज दिया जाता है उसी तरह से फर्म द्वारा आहरण पर ब्याज लगाया जाता है, यानी कि लिया जाता है। देखिए, आहरण पर ब्याज लेना फर्म का गर्भित अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर इसकी व्यवस्था या इसकी चर्चा खुल के साझेदारी संलेख में नहीं की गई है तो आहरण पर ब्याज नहीं लिया जा सकेगा। तो यह गर्भित अधिकार नहीं है, यानी कि ऐसा अधिकार नहीं है जिसे अगर मेंशन ना किया जाए तो दिया ही जाए, ठीक है। जिससे गर्भित अधिकारों में क्या होता है, प्रत्येक साझेदार को फर्म के जो हिसाब किताब की बहियां हैं उन्हें देखने का अधिकार होगा, ये गर्भित अधिकार है। प्रत्येक साझेदार को फर्म के संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होगा, ये गर्भित अधिकार है। ऐसे तमाम गर्भित अधिकार होते हैं जिन्हें अगर खारिज न किया जाए तो वह साझेदारों को मिलते हैं। आहरण पर ब्याज लेना गर्भित अधिकार नहीं है। यह तभी मिल सकेगा जब इसे विशिष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाए। तो इतनी बात आप समझ गए होंगे जब यहाँ पे कहा जाता है कि आहरण पर ब्याज लेना ये फर्म का गर्भित अधिकार नहीं है। साझेदारों के आपसी अनुबंध के आधार पर ही केवल आहरण पर ब्याज लिया जा सकता है। आहरण पर ब्याज की गणना समय के आधार पर की जाती है। ब्याज की गणना आहरण की तिथि से खाते बंद होने करने की तिथि तक। यदि आहरण करने का समय दिया न गया हो तो हमें लगता है कि हम साल के प्रारंभ से लेके पहले दिन से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के और अंत तक, हम कभी भी हो सकता है हमने पैसा निकाला हो। तो प्रारंभ से अंत तक कुल मिला के 12 माह का समय होता है। और हमें पता नहीं कि हमने प्रारंभ में निकाला होगा कि अंत में निकाला होगा। हो सकता है 2 महीने बाद निकाला, हो सकता है 10 महीने बाद निकाला हो। तो हम औसत रूप से एक समय ले लेते हैं। 12 महीने का औसत कितना होगा? 6 माह। तो अगर समय न दिया गया हो कि आहरण कब किया गया, तो 6 माह का ब्याज, ठीक है, 6 माह का ब्याज ही निकाला जाता है। ऐसी दशा में मान लेते हैं कि साझेदार द्वारा पूरे वर्ष में समान रूप से आहरण किया गया है और इस दृष्टि से 6 महीने का यानी कि औसत अवधि का ब्याज लगाया जाता है, ठीक। ब्याज लगाने पर एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट किए जाएंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। नरेशन होगा फॉर इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। आहरण पर जो आपने ब्याज लगाया है उसको आप कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तो उसको आप ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और वो ट्रांसफ़र करते हैं जिस एंट्री के आधार पर, वो एंट्री यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में दी गई है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट यहाँ पर एक इनकम के तौर पे ऊपर की एंट्री में क्रेडिट हुआ था,
तो इनकम अगर क्रेडिट हुई थी उसको ट्रांसफ़र करने के लिए डेबिट करेंगे और ये कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो ये तो हो गई एंट्रीज़। सवाल ये है कि हम एंट्रीज़ में कितनी अमाउंट दिखाएंगे। यहाँ अमाउंट कैसे आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी कई विधियां हैं। पहली विधि है गुणनफल विधि। ये गुणनफल विधि क्या होती है थोड़ा सा जानने की हम करेंगे कोशिश। देखिए, जब एक फर्म है उसके साझेदारों द्वारा विभिन्न समयों के लिए असमान यानी अलग अलग धनराशियों का आहरण किया जाता हो, तो आहरण पर ब्याज की गणना गुणनफल विधि के द्वारा कर ली जाती है। इस विधि में क्या करते हैं, प्रत्येक आहरण के लिए आहरण के महीने से खाते बंद करने तक के महीने ज्ञात कर लिए जाते हैं या दिन भी ज्ञात किए जा सकते हैं, और फिर आहरण की राशि को आहरण के महीनों से गुणा कर दिया जाता है। यानी कि पहले ये ज्ञात किया जाता है कि आहरण जो किया गया वहाँ से आगे तक कितना समय हुआ, और उस आहरण की राशि को उतने समय से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो आता है उससे हम गुणनफल या प्रोडक्ट बोलते हैं, और उसको एक फिर जो आता है वो प्रोडक्ट, उसको टोटल प्रोडक्ट बोला जाता है, और उस पर जो रेट होती है उससे अप्लाई कर देते हैं। और ये जो आप लगाते हैं ये दरअसल एक महीने के हिसाब से, यानी कि इसको 1/12 करके निकाला जाता है। थोड़ा सा ये फार्मूला तो आपने देख लिया है, आप इसे उदाहरण से बेहतर समझ पाएंगे। देख लीजिए, बहुत आसान है, कोई बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पे एक साझेदार ने विभिन्न तिथियों पर निम्न राशियों को आहरण किया। आहरण पर 5% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। खाते 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं, ऐसी सूचना है। अलग अलग समय पे 1 जनवरी 2014 को 1000, फिर 1 मई को 2500, 30 जून 2014 को 1000 और 31 अक्टूबर 2014 को 5000 ये धनराशियाँ आहरित की गई। आपने यहाँ डेट में यही सारी डेट्स लिख ली और इनके आगे जो रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं वो लिख ली। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। अब हम ज़रा सा देखें कि कितना कितना समय आहरण की तिथि से एंड डेट तक होगा। 1 जनवरी से लेकर के एंड डेट क्या है, 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कितना समय होगा, जाहिर सी बात है ये तो 12 महीने होंगे ना। तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है ताकि हमें याद रहे कि हमें अमाउंट और पीरियड इन दोनों अमाउंट को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा भी सकते हैं या ना लगाएं, लेकिन हमें ध्यान रहे कि हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, अमाउंट इनटू पीरियड, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट आएगा। तो ऐसे ही आपने यहाँ 12 महीने निकाले। फिर है 1 मई। तो आप जानते हैं कि 1 मई आते आते 4 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल गुजर चुके होते हैं। तो महीने जो बचे वो कितने, 12 में से 4 घट गए तो 8 बचे। उसके बाद में जब 30 जून आता है तो उसके बाद में आप जानते हैं 30 जून तक 6 महीने गुजर चुके होते हैं, तो बाकी के 6 महीने बचते हैं। और 31 अक्टूबर का मतलब ये है कि नवंबर और दिसंबर केवल 2 महीने बचेंगे। इनको मल्टीप्लाई करा 12 गुणे 1000 12,000, ऐसे ही 2500 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 20,000, 1000 गुणे 6 6000, 5 गुणे 2 5000 गुणे 2 10,000। इनको जोड़ लिया। इसे आप चाहें तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ लिख दें, लिखना चाहिए, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे ये नरेशन का आप मान लीजिए, आप यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट यहीं पे लिख सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट, ठीक है। अब कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फार्मूला देखिए, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। आपने सभी में इसमें क्या करा है, इसमें आपने पीरियड से मल्टीप्लाई करा है। तो अब चूंकि समय का फैक्टर आपने यहाँ पर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है, तो अब जो टोटल प्रोडक्ट आएगा इसमें टाइम ऑलरेडी मल्टीप्लाइड है। तो अब आप यहाँ 1 महीने का ब्याज निकालते हैं, ठीक है, 1/12 करके। ये फार्मूले में आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब आप टाइम फैक्टर को पहले ही कंसीडर कर चुके, जो इसमें इस 48,000 में शामिल है, तो जब आप ब्याज निकालेंगे तो टाइम यहाँ कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना 1 महीना होगा। और उसको अगर साल में कन्वर्ट करें, 1 महीने को हम कितने साल बोलेंगे, 1/12 ईयर बोलेंगे, और 1/12 ईयर से ही मल्टीप्लाई करा गया है। कैसे करेंगे, मुझे लगता है इतनी मैथमेटिक्स तो आपको समझ में आ जाएगी, है ना। ये 200 रुपये आएंगे आहरण पर ब्याज। ये तब था जब साल के शुरुआत में बीच में कहीं पर भी अलग अलग राशियां, विभिन्न समय में अलग अलग राशियां आहरित की जा रही हों, तब गुणनफल विधि लगती है।
लेकिन एक दूसरी परिस्थिति भी बनती है जब हम मासिक आहरण कर रहे होते हैं, और मासिक आहरण ही नहीं कर रहे होते हैं, मासिक आहरण कर रहे होते हैं हम समान धनराशियों का। ठीक है, मासिक आहरण कैसा? निश्चित राशियों का। देखिए, निश्चित राशियों का मासिक आहरण हो रहा हो। ठीक, तो निश्चित राशि का मतलब जैसे हम 1000 निकालते हैं, तो अब हम हर महीने 1000 निकालेंगे। ठीक, और साल भर निकालेंगे पूरा। अब इसमें भी 3 सिचुएशन बनती हैं, हम महीने के प्रारंभ में निकालें, या मध्य में निकालें, या अंत में निकालें। तो हम पहली सिचुएशन को देखते हैं, जब हम निश्चित राशियों का आहरण कर रहे हों और मासिक आहरण कर रहे हों, और उसमें भी पहली सिचुएशन क्या है? जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की प्रथम तिथि को किया जाता है। तब आहरण की कुल राशि पर ब्याज कैसे निकालेंगे? उसमें हम 6.5 महीने का ब्याज लगाएंगे। आप इसे याद रख लीजिए, 6.5 महीने। 6.5 महीने का ब्याज हम कब लगाएंगे? ऊपर वाले क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100, और 1 महीने का हम ब्याज निकालते थे, जो ऊपर विधि थी, गुणनफल विधि। यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? जब हम मासिक एक निश्चित राशि का आहरण कर रहे हों और आहरण महीने की प्रथम तिथि को किया जा रहा हो, तो हम टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 के साथ 6.5 महीने का निकालेंगे। 6.5 महीने यानी कि 6.5/12 साल। तो 6.5/12, अगर आप चाहें तो इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, 6.5 का मतलब होता है 13/2, है ना। और इसको अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 13/24। तो आप 13/24 से भी मल्टीप्लाई इसे कर सकते हैं। अगर आपको 6.5 ध्यान रहे तो ऐसे कर सकते हैं। आप इसको चाहें तो 6.5 भी लिख सकते हैं। ये तीनों लिखने के अलग अलग तरीके हैं। चाहे 6.5/12 लिखें, चाहे 6.5/12 लिखें, चाहे 13/24 लिखें। जैसे मैथमेटिकली आपको इजी लगता हो वैसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ये दरअसल 6.5 आते कहाँ से हैं। देखिए, जब हम एक निश्चित धनराशि प्रत्येक महीने के प्रारंभ में निकालते हैं, तो हमें ये देखना होता है कि हर महीने कितने समय के लिए वो धनराशि रही। तो मान लेते हैं हमारा जो वर्ष है वो कैसे चलता है? वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। क्या माना हमने? 1 जनवरी से 31 दिसंबर का हमारा ये समय है। ठीक, इसे ध्यान से सुनिएगा, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ जाएगी ये बात। देखिए, 1 जनवरी को अगर हमने कोई धनराशि निकाली है, तो मुझे ये बताइए कि ये कितने समय तक के लिए रहेगा। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, है ना। 1 जनवरी से 31 दिसंबर, ये कितना टाइम हो गया? 12 महीने, है ना। ये तो हमारी पहली इंस्टॉलमेंट रही, ये हमारी पहली किस्त रही। अच्छा, मुझे ये भी बताइए ज़रा, जो हम बिल्कुल आखिरी किस्त निकालेंगे वो कब निकालेंगे? वो हम 1 दिसंबर को निकालेंगे, बीच में फरवरी में निकालेंगे। जो फरवरी वाला होगा वो कितने के लिए होगा? 11 महीने के लिए होगा। मार्च वाला जो होगा वो 10 महीने के लिए होगा। ऐसे ही बीच में अगर हम 1 दिसंबर के लिए निकालें तो फाइनली ये कितने समय के लिए आएगा? 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 1 महीने, है ना। उसके ऊपर जो 1 नवंबर को निकालेंगे वो 2 महीने का होगा। तो ये किस तरह से चलेगा? 12, 11, 10, 9, 8 और लास्ट में 3, 2, 1, ऐसे चलेगा ना। अगर आप इन सबका एवरेज निकालें तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ना पड़ेगा। 12 + 11 + 10 प्लस डॉट डॉट प्लस 2 + 1, और उनको आपको 12 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो आपका औसत जो समय आएगा वो औसत समय क्या होगा? वो औसत समय होगा 6.5। ठीक, अब मैं आपको जो एक बात कहने जा रहा हूँ उसे भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। ज़रूरी नहीं कि हम पूरे 12 का करें, हम इसमें क्या कर सकते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड अपॉन शॉर्टेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2। लॉन्गेस्ट पीरियड क्या है? 12 महीने। शॉर्टेस्ट पीरियड क्या है? 1 महीने। तो 12 + 1 कीजिए, और ये हमने 2 महीने लिए हैं आगे और पीछे के। लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2, तो ये कितना आएगा? 12 × 1 13 और बटे 2, यानी कि कितना हो गया? 13/2। तो ये 13/2 क्या है? ये एवरेज टाइम है। ठीक है, फार्मूला एक बार मैं फिर से बताता हूँ। फार्मूला होता है क्या? लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2। ये टाइम निकालने का फार्मूला है। अगर आपको टाइम निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं? लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड। अगर
प्रारंभ में, प्रत्येक महीने के प्रारंभ में या प्रथम तिथि में निकाला जा रहा हो तो लॉन्गेस्ट पीरियड कितना होगा, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 12 महीने। शॉर्टेस्ट पीरियड क्या होगा, अंतिम जो किस्त होगी वो कब निकाली जाएगी, 1 दिसंबर को, तो 1 दिसंबर से 31 दिसंबर 1 महीना बटे 2, यानी कि 13/2, जिसे आप 6.5 कह सकते हैं या 6.5 भी कह सकते हैं। तो ये मुझे लगता है टाइम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। बिल्कुल आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे ही पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप क्या करते हैं कि जब वर्ष भर निश्चित राशि का तो आहरण किया जाता है, लेकिन प्रत्येक महीने के मध्य तिथि में किया जाता है। यहाँ मध्य तिथि पर ध्यान दीजिएगा। तो अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, उस फार्मूले पे थोड़ा सा काम कीजिए। फार्मूला क्या था, मैंने आपको फार्मूला बताया था, लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2। ये फार्मूला किसका था, टाइम निकालने का। तो जरिए देखिए कैसे होगा। जब आप किसी भी महीने के मध्य में निकालेंगे तो पहली किस्त कब आप निकालेंगे, पहली किस्त आप 15 जनवरी को निकालेंगे ना। कब निकालेंगे, 15 जनवरी को। और 15 जनवरी से 31 दिसंबर, मुझे बताइए कितना टाइम होगा। 15 जनवरी से 31 दिसंबर में केवल इधर 15 दिन निकले हैं, तो आधा महीना जनवरी का और 11 महीने आगे के, तो ये कितना हो गया, 11.5। ये कितना हो गया, 11.5, 11.5 महीने, हाँ या ना। और जो लास्ट किस्त आप निकालेंगे वो कब निकालेंगे, 15 दिसंबर को। तो इसका मतलब है कि जो आखिर में बिल्कुल समय होगा वो कितना होगा, 0.5 मंथ्स, हाँ या ना। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। लॉन्गेस्ट पीरियड कितना हो गया, हमारा जो लॉन्गेस्ट पीरियड है वो हो गया कितना, वो हो गया 11.5। और शॉर्टेस्ट पीरियड कितना हो गया, 0.5। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12/2, यानी कि 6 महीने। तो मैं आपको फार्मूले के तौर पे अगर रटाऊं तो ये होगा, नीचे देखिए, जब वर्ष भर निश्चित राशियों का आहरण प्रत्येक महीने की मध्य तिथि में किया जाता है तो फार्मूला होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनटू बराबर टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 6/12। 6 महीने का लगेगा अगर महीने के मध्य में, प्रत्येक महीने के मध्य में एक निश्चित धनराशि, समान धनराशि निकाली जाती हो। मुझे लगता है ये भी आप समझ गए होंगे। एक तीसरी कंडीशन और आती है, वो है कि जब वर्ष भर निश्चित राशियों का ही आहरण हो रहा हो लेकिन प्रत्येक महीने की अंतिम तिथि को हो रहा हो। अंतिम तिथि को अगर होगा तो यहाँ पे समय जो लगेगा वो 5.5 महीने का लगेगा, 5.5/12। सवाल ये है कि ये कैसे आएगा, तो इसे भी देख लीजिए। आप सबसे पहली किस्त आहरण की कब करोगे, पहले महीने के आखिरी डेट पे। तो पहला महीना का आखिरी डेट क्या होगी, 31 जनवरी ही तो होगी। बोलिए, 31 जनवरी का मतलब है कि जनवरी तो निकल गया, तो यहाँ पर 31 जनवरी को जब आप आहरण करेंगे तो कितने महीने रहेगा, 11 महीने। और आखिरी जो किस्त होगी लास्ट वाली वो कब की जाएगी, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में कितना समय होगा, 0। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कितना है, 11। और शॉर्टेस्ट पीरियड कितना है, लॉन्गेस्ट पीरियड कितना, लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2, यही तो फार्मूला है टाइम का। तो लॉन्गेस्ट पीरियड कितना हुआ, लॉन्गेस्ट पीरियड हुआ 11। शॉर्टेस्ट पीरियड कितना हुआ, 0/2। कितना हो गया, 11/2, यानी कि कितना, 5.5। तो चलिए ये तीनों विधियों से हमने जो अभी फार्मूला जाना है उससे हम समझते हैं उदाहरण नंबर 6 को। उदाहरण नंबर 6 हमें क्या कहता है, जल्दी से देखते हैं। उदाहरण नंबर 6 मासिक आहरण विधि पर आधारित है और इसने बताया कि बी, पी और एल ये फर्म में साझेदार हैं और ये आहरण कुछ इस तरह से करते हैं। बी जो है ना, प्रत्येक महीने के शुरू यानी प्रारंभ में 5,000 रुपये मासिक निकालता है। पी जो है वह मध्य में 5,000 रुपये मासिक निकालता है और एल जो है वो भी 5,000 रुपये ही निकालता है, लेकिन वो अंत में निकालता है। तो हम तीनों का अगर ब्याज निकालें 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 2014 में साझेदारों के आहरण पर ब्याज कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो ब्याज की कैलकुलेशन है, सबसे पहले हम निकालेंगे बी का। तो बी को ध्यान से समझिएगा, बी विड्रू 5,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन द होल अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 6.5 मंथ। 6.5 महीने तो याद आ रहा होगा ना, अभी बताया। अगर महीने के प्रारंभ में
एक निश्चित धनराशि का आहरण किया जा रहा हो तो हम कितने महीने का ब्याज लगाते हैं? 6.5 महीने का। तो आप जानते हैं कि ये तो ड्राइंग 1 महीने का है 5,000, तो टोटल ड्राइंग कितना होगा 12 महीने में? 60,000 हो जाएगा ना। फार्मूला देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, राइट। टाइम कितना है? 6.5/12। तो 60,000 गुणे 12/100 गुणे 13/24। इसको हमने अभी कहा था ना कि 13/24 भी लिख सकते हैं, वही लिखा गया है 13/24। और ये आएगा कितना? 3,900। जो पी हैं वो मध्य में करते हैं, तो अंतर केवल इतना है कि मध्य में समय कितना होगा? मध्य में समय होगा 6 महीने। अगर आप देखें, जाहिर सी बात है, आहरण की धनराशि तो 60,000 ही हुई। 60,000 12/100 और 6/12 यहाँ किया गया, ये 3600 आएगा। एल विड्रा करते हैं महीने के आखिर में, एंड ऑफ एवरी मंथ। सो द interest on drawings would be 3,300. If you calculate this particular amount of interest on drawings, you will have to multiply it with 5.5 months. I think the point is understandable and you are getting the point. So let's move ahead. एक बात थोड़ी सी है कि ब्याज की जो राशि है उसका अगर मासिक आहरण हो रहा हो, अगर आप चाहें तो इसको गुणनफल विधि से भी निकालें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये दोनों विधियां हैं, उत्तर समान आएगा। लेकिन ध्यान ये रहे कि मासिक आहरण विधि आप लगा तभी पाएंगे जब धनराशि जो है ना वो समान निकाली जा रही हो। गुणनफल विधि आप कभी भी लगा सकते हैं, धनराशियाँ चाहे समान हो या असमान हो। ठीक है। रूल्स रिलेटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 9 मंथ्स ओनली। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हम पढ़ रहे थे 12 महीने के लिए ड्राइंग्स हो रहा था। 5,000 आपने पीछे पढ़ा था, 5,000 रुपये मंथली निकालते थे, तो हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई करा और तब ऐसा करके 60,000 आया था। यहाँ पर हम क्या मान रहे थे कि जो ड्राइंग्स किए गए हैं ये 12 महीने के लिए किए गए होंगे, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें बदल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर 9 मंथ्स ओनली, 9 महीने के लिए अगर निकाले जा रहे हैं तो फार्मूला वही ध्यान रखिएगा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ये जो शब्द इन्होंने लिखा है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मैं इसी को लॉन्गेस्ट पीरियड बोल रहा था, एलपी। वो अपना अपना तरीका होता है बोलने का, ठीक है। जो पहली ड्राइंग्स के बाद समय बचेगा वही तो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा ना, तो मैं इसे एलपी बोलता हूँ क्योंकि ये लिखना आसान होता है, चाहे आप ये बोल दें। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, दोनों का मतलब सेम है। फिर क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, इसको मैं एसपी यानी शॉर्ट पीरियड बोलता था, शॉर्टेस्ट पीरियड बोलता था, अपॉन 2। अब ज़रा सा इसे समझिएगा, अगर आप मान लीजिए कि ड्राइंग जो है ना वो महीने की बिगिनिंग में हो रहा हो और ये समय कितना है 9 महीने का, तो आप जानते हैं कि जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा जब आपने 1 जनवरी को निकाला और 9 महीने के लिए आप केवल ड्राइंग करने वाले हो, तो 1 जनवरी से अगर आपने निकाला, ठीक है, तो ये समय कितना जाएगा, केवल लॉन्गेस्ट पीरियड जो होगा ना वो 9 मंथ का होगा और शॉर्टेस्ट पीरियड जो होगा वो 1 महीने का होगा। कैसे? आप 9 महीने के लिए ही निकालेंगे ना, तो आप लास्ट अमाउंट जो निकालेंगे वो कब निकालेंगे, 1 सितंबर को। पहला निकालेंगे 1 जनवरी को और दूसरा निकालेंगे 1 सितंबर को, क्योंकि सितंबर 9वां महीना है, ठीक है। और 1 सितंबर से जब आप निकालेंगे, केवल 30 सितंबर तक चलनी है ये कहानी, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक कितना टाइम होगा, 1 महीना। कितना होगा, 1 महीना। और 1 जनवरी से 30 सितंबर तक का समय कितना होगा, ये होगा 9 महीने। मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी बात। तो यहाँ 9 1 मिला के 10 हो जाएगा, 10/2 यानी 5 महीने का समय होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप टोटल ड्राइंग्स इंटू 8/100/5/12 करेंगे। अगर मिडिल में हो रहा हो तो कितना होगा, मिडिल के केस में आप ज़रा सा समझ लीजिए, मिडिल के केस में आप ये पाओगे कि शॉर्ट जो लॉन्गेस्ट पीरियड होगा वो 8.5 महीने होगा। कैसे होगा, आप पहला करोगे कब, 15 जनवरी को करोगे विड्रॉल। 15 जनवरी से 30 सितंबर तक कितना समय आएगा, 8.5 महीने आएगा कि नहीं आएगा। 15 जनवरी का मतलब आधा महीना, 0.5 मंथ। और उसके बाद में अगर आप कैलकुलेट करें, फरवरी 1 है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो ये कितना समय हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 महीने हो गए ना। तो 0.5 और 8 मिला के कितना होगा, 8.5 नहीं होगा क्या। तो ये 8.5
और प्लस क्या करेंगे, जब हम दूसरा निकालेंगे तो हम कब निकालेंगे, दूसरा हम निकालेंगे 15 सितंबर को। 15 सितंबर से 30 सितंबर कितना समय होगा, जल्दी से बताइए। 0.5 ही तो होगा, है ना। तो 0.5 8.5 प्लस 0.5/2 करोगे तो 9/2 आ जाएगा, जो कि दरअसल 4.5 होगा। अब देखिए 4.5 से किया गया है। अच्छा, अगर महीने के आखिर में करेंगे तो पहला विड्रॉल करोगे कब, पहला विड्रॉल करोगे 31 जनवरी को। 31 जनवरी से 30 सितंबर कितना टाइम होगा बताओ, 8 महीने होगा। और लास्ट वाला तो 30 सितंबर को ही करोगे, 30 सितंबर से 30 सितंबर 0 महीने होंगे, तो कुल मिला के 4 महीने के लिए। ये तब की बात है जब आप आहरण केवल 9 महीने के लिए कर रहे हो। इसी तरह से 6 महीने के लिए भी अगर आहरण कर रहे हो तो उसे भी निकाला जा सकता है। एक हल्का सा आइडिया आपको दे सकता हूँ, चूँकि आपके सिलेबस में नहीं है इसीलिए बहुत गहराई में नहीं जाएंगे। अगर 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, क्या मैंने कहा, अगर 6 महीने के लिए निकाल रहे हो, 6 मंथ के लिए अगर हो रहा हो विड्रॉल, तो क्या करना है, 6 मंथ के लिए विड्रॉल होना हो और अगर बिगिनिंग में होता हो, ठीक है, तो क्या बनेगा, पहला होगा 6 महीने के लिए और दूसरा होगा 1 महीने के लिए। और इसे करेंगे तो आएगा कितना, 7/2 यानी 3.5 मंथ्स। 3.5 मंथ से मल्टीप्लाई करेंगे अगर बिगिनिंग में हो रहा हो। अगर मिडिल में आप कर रहे हो विड्रॉल तो पहला कितना होगा, 5.5 प्लस 0.5/2 यानी कि कितना आएगा, ये आएगा 6/2, इट मीन्स 3 मंथ्स। क्योंकि आप जानते हैं कि 6 महीने का पूरा समय है, तो उसका मिडिल में करोगे ना तो एवरेज आता है, जितना टाइम होता है उसका आधा आता है। अगर आपको ये यकीन नहीं है तो ज़रा सा याद कीजिए, जब आप मिडिल में विड्रॉल करते थे 12 महीने के लिए तो उसमें एवरेज पीरियड कितना आता था, 6/12 आता था। कितना आता था, 6/12। और अभी आपने 9 मंथ के लिए जब करा है तो आपने देखा कि जब आप मिडिल में निकाल रहे हो, मिडिल में, तो टाइम कितना आया, 9 मंथ का आधा कितना, 4.5, ठीक है। और अभी मैं बोल रहा हूँ कि 6 मंथ के लिए अगर आप विड्रॉल कर रहे हो तो उसमें मिडिल में कितना आएगा, उसका आधा यानी कि 3 आएगा। और अगर आप एंड में करते होगे विड्रॉल तो समझ लीजिए एंड में जब आप करोगे विड्रॉल तो 6 महीने में पहला आएगा 5 महीने और शॉर्टेस्ट पीरियड आएगा 2, तो 5/2 का मतलब 2.5 मंथ्स आएगा। तो ये 6 महीने का भी होता है। फिलहाल अभी आपको 9 मंथ का समझाया गया है, 6 मंथ का भी मैंने एक आइडिया आपको दिया है। इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आएंगे तो केवल बस टाइम बदलता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। वही फार्मूला, इंटरेस्ट ऑन रैंक्स इज इक्वल टू टोटल रैंक्स इंटू रेट अपॉन 100। ये जो एक फैक्टर है टाइम फैक्टर, बस इसे बदलते रहिए, चाहे 12 महीने के लिए विड्रॉल हो रहा हो, 9 महीने के लिए हो रहा हो या 6 महीने के लिए हो रहा हो, उसमें भी चाहे बिगिनिंग में हो, एंड में हो या मिडिल में हो। तो एक उदाहरण से हम इन तथ्यों को फिर से जांचते हैं कि हमने कितना सीखा। उदाहरण नंबर 7, आहरण पर ब्याज। टी, एम और एन ने 1 जुलाई 2014 को व्यवसाय प्रारंभ किया है। अब दिमाग लगा लीजिएगा, ये 1 जनवरी नहीं है, व्यवसाय शुरू कब से हुआ, 1 जुलाई से, ओके। और 31 मार्च 2015 को समाप्त होने वाला वर्ष है। तो अब आप 1 जुलाई से 31 मार्च तक का अगर समय देखें तो कितना आएगा, 9 महीने। और प्रत्येक माह के शुरू में 8,000 का मासिक आहरण प्रारंभ किया। किसने, टी ने। तो टी का अगर हमें निकालना हो ब्याज तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देख लेते हैं नीचे से। आप देखिए ज़रा, यहाँ पे टी का निकाला गया है, इसका एवरेज पीरियड कितना होगा। मैंने ऊपर जो बता दिया है वो हर बार कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप वो समझ चुके हैं तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, या शॉर्टेस्ट, लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट पीरियड का मल्टीप्लाई करके समझ भी सकते हैं। जैसे 9 महीने के लिए विड्रॉल हो रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, प्रत्येक माह के शुरू में हो रहा है, तो कैसे आएगा, जो 1 जुलाई को जो विड्रॉल करेगा, 1 जुलाई को, वो कितने महीने रहेगा, वो तो 9 महीने ही रहेगा ना पूरा। और जो लास्ट में करेगा विड्रॉल वो कब करेगा, लास्ट इंस्टॉलमेंट कब आएगी बताइए ज़रा। समय कब से शुरू हो रहा है, 1 जुलाई से, कब तक चल रहा है, 31 मार्च तक। तो आखिरी महीना मार्च का होगा और उसमें प्रारंभ में करेगा ना प्रत्येक माह के शुरू में। तो 1 मार्च को जब करेगा तो 1 मार्च से 31 मार्च तक का समय कितना होगा, 1 महीने। लॉन्गेस्ट पीरियड कितना, 9 महीना। शॉर्टेस्ट पीरियड कितना, 1 महीना। इससे करेंगे 2 से डिवाइड तो कितना आएगा, 5 महीने का समय। और आप देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे 72,000 कहाँ से निकाला है, समझिएगा ज़रा। 72,000 कैसे आएगा, कोई बता सकता है आप में से, दिमाग लगा के जल्दी कीजिए। आपके पास मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ। 8,000 मासिक किराया है, समय कितना है, 9 महीने, तो कितना आएगा, 8,000
गुणे 9 कितना आ जाएगा? 72,000। ठीक, इसका 10% 5 महीने के लिए 3,000 हो गया। चलिए दूसरे देखते हैं। दूसरे हैं एम, ये भी 9 महीने के लिए हैं और प्रत्येक माह के अंत में निकालेंगे। माह के अंत में होने पर लॉन्गेस्ट पीरियड होगा 8, शॉर्टेस्ट पीरियड 0, समय आएगा 4 महीने। 72,000 को 4 महीने के लिए 2400। जो मिस्टर एन हैं इन्होंने 8,000 निकाले हैं, लेकिन माह के मध्य में निकाले। तो मध्य में निकालने पर लॉन्गेस्ट पीरियड होगा 8.5। ये समझ में आता है क्या आपको? अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं बिल्कुल आपको बता दूंगा कि ये 8.5 और ये 0.5 कहाँ से आया। वैसे आप चाहें तो अभी जो थ्योरी हमने डिस्कस की है उसको रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ से आया 4.5 मंथ्स। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ब्याज आएगा 2700। मुझे लगता है कि ये समझने जैसा है, समझ में आने जैसा है। अभी मैं आपको बताया गया अगर 6 मंथ के लिए करते हैं तो हम क्या करेंगे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, जैसे मैंने बोला था लॉन्गेस्ट पीरियड, क्या बोला था, लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2, वही यहाँ पर इस्तेमाल किया है। मैं इसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। देखिए इन्होंने कहा कि जब हम मंथ के बिगिनिंग में करते हैं तो 3.5 महीने आता है, मिडिल में करते हैं तो 3 महीने आता है, और एंड में अगर करते हैं मंथ के तो 2.5 महीने आता है। कैसे आता है वो भी इन्होंने बता रखा है। उदाहरण नंबर 8 को आपको वैसे ही समझना है जैसे आपने अभी उदाहरण नंबर 6 को समझा था, 7 को समझा था, बस समय उसमें अलग अलग था। 6 में 12 महीने था, 7 में 9 महीने था और 8 में 6 महीने का समय है। मुझे लगता है कि आप इसे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आहरण 6,000 किया जा रहा है तो टोटल ड्राइंग जो आएगा ना वो 6 मंथ से मल्टीप्लाई करके 36,000 आएगा। 36,000 को 8% के रेट से, बिगिनिंग में 3.5 से, मिडिल में 3/12 से, 3.5/12, यहाँ पे 3 महीने के लिए, यहाँ 3.5 महीने के लिए, और जब आप बिल्कुल एंड में करते हैं तब आप 2.5 महीने के लिए करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे। अच्छा, कभी कभी हम केवल 3 महीने के लिए निकालते हैं तो क्या करेंगे? 3 महीने में भी वही नियम लागू होगा, लॉन्गेस्ट पीरियड शॉर्टेस्ट पीरियड अगर बिगिनिंग में हो रहा हो। मान लेते हैं 1 जनवरी से 31 मार्च, ये हमारा तिमाही है, हम 3 महीने के लिए ही निकाल रहे हैं। तो अगर हम बिगिनिंग में करेंगे तो लॉन्गेस्ट पीरियड कितना आएगा? 3 महीने ही तो आएगा, जनवरी से 31 मार्च तक। शॉर्टेस्ट पीरियड कब आएगा? 1 मार्च से 31 मार्च, कितना होगा? 1 महीना। तो ये 3 1 4/2 यानी 2 महीने हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर हम मिडिल में कर रहे होंगे, देखिए समय कितना है, टोटल टाइम कितना है, 3 मंथ्स। तो मैंने कहा था कि जब कभी भी मिडिल में कर रहे होंगे तो जितना टोटल टाइम होगा मिडिल के केस में उसका आधा रह जाएगा। तो ये कितना है? देखिए 1.5 आ रहा है जब आप मिडिल कर रहे हो, हर महीने के मध्य में कर रहे हो। और एंड में अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 1.5 आ जाएगा। कैसे आएगा? दिमाग लगाइए थोड़ा। उदाहरण नंबर 9 मैं आपको बिल्कुल भी समझाने के मूड में नहीं हूँ अभी, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है। इतना जान लीजिए कि 10,000 का अगर आप आहरण कर रहे हैं मंथली, समय 3 महीना है तो टोटल ड्राइंग्स 30,000 ही होगा। टाइम जो आपने अभी निकाले हैं, जो एल हैं, एल का मतलब होता है बिगनिंग, मतलब बिगनिंग इसमें है, होता नहीं है। तो एल का बिगनिंग में कर रहे हैं विड्रॉल तो ये 2 महीने के लिए है, और एम जो है ये कर रहे हैं मिडिल में तो ये 1.5 महीने के लिए है, और ये एंड में कर रहे हैं 1 महीने के लिए। मुझे लगता है कि आप ये समझ पा रहे होंगे। अच्छा, कुछ बातें और ध्यान से सुन लीजिए ड्राइंग्स के मामले में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो ये हैं कि जब कभी भी ड्राइंग जो होता है वो मंथली की जगह अब क्वार्टरली करना शुरू किया जाए। और क्वार्टरली जब हम करें, हम माने कि हम टाइम पीरियड पूरा कितना ले रहे हैं, 12 मंथ ही, लेकिन अब हम पैसा जो विड्रा करेंगे वो हम मंथली ना करके क्वार्टर में करेंगे। तो क्वार्टर का मतलब होता है 3 मंथ का समय। इसका मतलब ये है कि हम साल भर में 4 बार, यानी कि 4 टाइम्स, 4 ही तो क्वार्टर होते हैं, तो 4 टाइम्स ही हम विड्रॉल करेंगे। अब ये क्वार्टर के भी बिगिनिंग में हो सकता है, मिडिल में हो सकता है और एंड में हो सकता है। अब ध्यान से फार्मूला वही लगेगा। कौन सा फार्मूला होता है? फार्मूला वही है, फार्मूला क्या होगा? लॉन्गेस्ट पीरियड प्लस शॉर्टेस्ट पीरियड अपॉन 2। अब ज़रा सा समझिए, जब आप क्वार्टर के बिगिनिंग में करेंगे तो पहला क्वार्टर 1 जनवरी से 31 मार्च, कोई दिक्कत?
तो 1 जनवरी से 31 मार्च का ये जो समय होगा, आप इसमें जब विड्रॉल करेंगे तो पहला क्वार्टर 1 जनवरी को ही निकाल लेंगे पहले क्वार्टर में, तो ये तो पूरे 12 महीने रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। और आखिरी क्वार्टर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। आखिरी क्वार्टर होगा 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो अब आप आखिरी क्वार्टर 1 अक्टूबर वाला होगा। ये क्लियर है क्या? पहला क्वार्टर कब से कब तक होगा? चलो हम क्वार्टर बता देते हैं। पहला क्वार्टर जनवरी से मार्च 31, फिर अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, फिर अक्टूबर से दिसंबर। ठीक, तो हम पहला जनवरी से मार्च वाले में जब हमने जनवरी 1 को निकाला तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर का टाइम 12 महीने हो गया कि नहीं हो गया। लास्ट वाला क्वार्टर 10 अक्टूबर जो 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक जाएगा। अगर 1 अक्टूबर को बिगिनिंग में होगा, लास्ट वाले क्वार्टर का आहरण बिगिनिंग में 1 अक्टूबर को होगा, तो ये कितने महीने रहा? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर यानी कि 3 महीने। तो 12 और 3 मिला के कितना हो गया? 15/2 यानी 7.5 महीने हो गया। ये कब है? ध्यान से सुनिएगा। 12 महीने का पूरा समय हम ले रहे हैं और क्वार्टरली हम कर रहे हैं ड्राइंग्स। तो क्वार्टर में पहला क्वार्टर पे अगर हम बिगिनिंग में करेंगे तो वो उसका लॉन्गेस्ट पीरियड होगा 12 महीने, और लास्ट क्वार्टर 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर के बीच में चलेगा। इसमें 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर यानी 3 महीने, और इस तरह से ये 7.5 महीने का होगा। ठीक है, अगर आप मिडिल में करते हैं तो आप कब निकालेंगे पैसा? देखिए, पहला क्वार्टर मैंने बोला था 1 जनवरी से 31 मार्च चलेगा। 1 जनवरी से 31 मार्च के मध्य की तिथि क्या होगी, कोई बताए? भाई ये 3 महीने का समय है, तो 1.5 महीने बाद निकलेगा। 1.5 महीने बाद का मतलब है 1 महीना तो जनवरी निकल गया, आधा महीना अगर आप देखें तो कितना आएगा? 15 फरवरी को आएगा। 15 फरवरी से 31 दिसंबर कितना समय हुआ, सोच के बताइए। 1.5 महीना ही तो निकला है, तो 1.5 महीना निकाल दीजिए 12 में से, तो कितना बचेगा? 10.5 महीने बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और लास्ट वाला जो क्वार्टर होगा उस वो कब पैसे निकाले जाएंगे? 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, ये लास्ट क्वार्टर है। इसमें अगर आप 1.5 महीने निकालें तो अक्टूबर पूरा निकल गया, फिर कितना बचा? नवंबर। नवंबर की 15 नवंबर आएगा। 15 नवंबर को आप दूसरा निकालोगे तो 15 नवंबर में 15 दिन नवंबर के बचे और दिसंबर का 1 महीना, यानी कि 1.5 महीने और बचे। तो 10.5 और 1.5 मिला करके ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12/2 यानी 6 महीने। याद कीजिए, मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितना भी हम टाइम ले रहे होंगे, अगर हम मिडिल में विड्रॉल कर रहे होंगे तो जो हमारा टाइम पीरियड होगा उसका एवरेज ही आएगा हमेशा मिडिल में विड्रॉल करने पे। यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड कितना है? 12 मंथ का है। हम भले मंथली विड्रॉल कर रहे हैं ना करके क्वार्टरली विड्रॉल कर रहे हो। मंथली विड्रॉल भी अगर हम करते थे 12 महीने के लिए तो उसमें भी टाइम पीरियड 6 महीने था। हम यहाँ क्वार्टरली विड्रॉल कर रहे हैं और मिडिल में कर रहे हैं तो भी टाइम पीरियड कितना आ रहा है? 6 मंथ। बस अंतर इतना है कि यहाँ पे 10.5 मंथ प्लस 1.5 मंथ अपॉन 2 करके आ रहा है, और वहाँ जब हम मंथली विड्रॉल करते थे तो वहाँ 11.5 प्लस 0.5 अपॉन 2 करके आता था 6 मंथ। बात वही है। अगर हम एंड में करेंगे तो इसे भी समझ लीजिए। चलते चलते एंड में करने की स्थिति में हमारा जो समय आएगा वो कितना आएगा? 4.5 महीने। कैसे? लॉन्गेस्ट पीरियड कितना होगा? एंड में करने पे आप पहला क्वार्टर जो आपका है ना 1 जनवरी से 31 मार्च, ये पहला क्वार्टर है, हाँ है ना। तो आप इसके आखिर में अगर करोगे तो कब करोगे विड्रॉल? 31 मार्च को ही तो करोगे। 31 मार्च को करोगे ना। तो 31 मार्च को जब आप विड्रॉल करोगे तो 3 महीने तो गुजर चुके ना, तो बचे कितने? 9 महीने। और लास्ट क्वार्टर क्या है? लास्ट क्वार्टर था अक्टूबर 1 से लेके 31 दिसंबर। तो इसमें तो आप विड्रॉल 31 दिसंबर को करोगे जो कि एंड डेट है, तो ये महीने कितने होंगे? 0। तो इस तरह से 9/2 यानी कि 4.5 मंथ्स। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो आपने समझी हैं यहाँ पे। तिमाही आहरण विधि अगर आप कर रहे हैं और उसमें भी आप कर रहे हैं बिगिनिंग में एंड में, तो ये एक सवाल है। मैं इस सवाल को फिर नहीं बताने के मूड में हूँ, लेकिन चलो थोड़ा सा बता देते हैं। 6,000 का आहरण जो है वो प्रत्येक तिमाही में हो रहा है, और बिगिनिंग में होगा, मध्य में होगा और एंड में होगा। हम सबसे पहले देखते हैं कमल ने बिगिनिंग में किया है, तो जल्दी से समझिए 6,000 है। तो मुझे बताओ टोटल ड्राइंग्स कितना आना चाहिए? 4 ही तो तिमाही होती है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 6 चौक 24,000। 6% रेट है। अगर बिगिनिंग में होता है, आपने टाइम अभी निकाला था 7.5 मंथ, यानी कि 7.5/12 ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे। विमल ने निकाला है
मिडिल में तो 6/12 करेंगे, और अगर जो दूसरे हैं विशाल, उन्होंने निकाला है तो वो 4.5 से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। एवरेज रेट आप इंटरेस्ट अगर निकालनी हो, अगर कहीं पे भी एवरेज रेट दिया गया हो तो हम कैसे करते हैं, एवरेज रेट अगर ये दी गई है तो एवरेज रेट में आपको टाइम फैक्टर को इग्नोर करना होता है। टाइम फैक्टर को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अनदेखा कर दीजिए, केवल टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज रेट मल्टीप्लाई कर देते हैं और हो जाता है। एक उदाहरण जैसे इन्होंने दिया हुआ है, देख लीजिए कि एक्स a partner of a firm withdrew 12,000. Calculate the amount of interest on it on an average rate of 5%. Then you have nothing to think about the time factor. You are just supposed to multiply the amount of total drawings by average rate, and dividing by 100 you will get the amount of interest, that is 600 here, right? कुछ नोट्स दिए गए हैं, इन्हें बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए, अ पार्टनर विड्रू 6,000 इन अ ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एवरेज रेट नहीं दी गई है। ऊपर क्या लिखा हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, दोनों एग्जाम्पल्स पे फोकस कीजिएगा। एक्स पार्टनर हैं, विड्रा करते हैं 12,000, यहाँ पर भी वही है। ए पार्टनर हैं, विड्रा करते हैं 6,000 एक साल में। यहाँ लिखा है इन अ ईयर 6,000 इन अ ईयर, साल में 6,000 करते हैं विड्रा। यहाँ क्या लिखा है, एक्स हैं जिन्होंने विड्रा किए हैं 12,000, कब किए हैं नहीं पता, ठीक। यहाँ केवल इतना दिया गया है कि विड्रा किया है, और एवरेज रेट दी गई है। तो एवरेज रेट के केस में मैंने कहा था टाइम फैक्टर इग्नोर करते हैं, टोटल ड्राइंग्स इनटू एवरेज रेट अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ कहा गया है कि साल के दौरान 6,000 किए हैं विड्रा। क्या कहा गया, साल के दौरान 6,000 विड्रा किया, और आपको कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 5%। अब ये 5% भी पर एनम है या क्या है, कहा नहीं गया, तो भी आप मानेंगे कि साल के दौरान अगर 6,000 कर रहा है तो हो सकता है इसने बिगनिंग में करा हो सकता है एंड में करा हो सकता है मिडिल में करा हो। वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग ऑफ द डेट ऑफ विड्रॉल। तो हमें क्या करना है, हम औसत समय निकालते हैं, यानी 6 महीने का ऐसे समय में लगेगा जब कहीं पे लिखा हो सम अमाउंट इज़ विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर, इन अ ईयर एंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ सेम बेसिकली। तो मुझे लगता है आप इतनी बात समझ गए होंगे। फर्म साझेदार द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज ये अगला टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।